तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है माल प्रैक्टिस एंड निग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस एंड निग्लिजेंस मतलब कि हम किस तरह से पेशेंट को इग्नोर करते हैं एंड उसका इफेक्ट पेशेंट पे किस तरह से होता है, इसे हम कहते हैं माल प्रैक्टिस एंड निग्लिजेंस। देयर आर सम फैक्टर्स दैट कल्टिवेट माल प्रैक्टिस केसेस अगेंस्ट नर्सेस। दीज आर एज फॉलोज। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, तो हम माल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि हम पेशेंट को इग्नोर करते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसी टर्म्स है, अगर जिन्हें नर्स ने फॉलो किया तो उसके खिलाफ, नर्स के खिलाफ लीगल एक्शन ली जा सकते हैं एंड नर्स के खिलाफ केस हो सकती है। तो फैक्टर किस तरह से हम नीचे देखेंगे। So first is early discharge. If client has been discharged without being treated properly or without recovering fully, then in all such cases nurses will be sued. मतलब अर्ली डिस्चार्ज मतलब किसी भी पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करे बगैर या फिर उसकी पूरी ट्रीटमेंट किए बगैर अगर हमने उसे पहले ही डिस्चार्ज दे दिया, हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, तो इससे क्या होगा, उसकी जो पूरी केयर है वो उसे नहीं मिलेगी एंड पूरी तरह से उसे ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी डिसीज कंडीशन अच्छे से रिकवर नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, तो लीगल एक्शन ली जा सकती है नर्सेस के खिलाफ। देन सेकंड इज डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ मोर प्रोफेशनल वर्क इज रूटीनली डन to the unlicensed professional or untrained nurses by the staff nurse, as the hospital management has not appointed adequate trained staff nurse to do the job. Delegation मतलब क्या कि हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ नर्स है या फिर जो भी अदर वर्कर्स है, तो उन सबको उनका काम बांट के देना, डिस्ट्रीब्यूट करके देना, इसे हम कहते हैं डेलीगेशन। लेकिन अगर हॉस्पिटल में अच्छे से स्टाफ नहीं होगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ कम होगा, तो इससे क्या होगा, जो अनलाइसेंस लोग रहेंगे हॉस्पिटल में काम करने वाले, तो इनसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करेगा, तो काम करवा के लेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, माल प्रैक्टिस होगा एंड यहाँ पे लीगल केस किया जा सकता है हॉस्पिटल पे, या फिर जो भी लाइसेंस पर्सन है जो कि अनलाइसेंस पर्सन से काम करवा के ले रहा है उसके खिलाफ। देन थर्ड इज शॉर्टेज ऑफ नर्सेस एंड हॉस्पिटल डाउनसाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इन जनरल वार्ड स्टाफ नर्सेस to patient ratio is 1:3, but hospitals have the ratio of 1:60, which can lead to substandard nursing care. इसका मतलब अगर हॉस्पिटल में नर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर कम होगी या फिर हॉस्पिटल का जो भी इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो अगर कम होगा, तो इसमें क्या होगा, तो पेशेंट को अच्छे से केयर नहीं मिल पाएगी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो फुलफिल नहीं होगी। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से जो भी जनरल वार्ड का जो रेशो रहता है स्टाफ नर्स एंड पेशेंट का, तो वो होता है 1:3। लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो रेशो रहता है वो रहता है 1 नर्स एंड 60 पेशेंट। तो यहाँ पे माल प्रैक्टिस होती है एंड पेशेंट को अच्छे से केयर नहीं मिल पाती है। देन फोर्थ इज बेटर इन्फॉर्म कंज्यूमर। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड टू सच एन एक्सटेंट that there are better informed consumers who have great expectations from nursing care. Therefore, they can easily differentiate between the appropriate and inappropriate care. मतलब जो भी केयर हम पेशेंट को देने वाले हैं उसके बारे में हमें पहले ही पेशेंट को बता देना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट पेशेंट रहते हैं उन्हें जो न्यू टेक्नोलॉजी रहती है उनके बारे में सब पता होता है एंड जो भी उनके लिए केयर अप्रोप्रिएट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है तो ये उन्हें पता होता है। तो इससे अच्छा कि हम उन्हें पहले ही केयर के बारे में बता दें एंड अलर्ट करें। Then fifth is advances in technology. Today's advancement in medical technology has more demands on nurses for application of their knowledge to instruments that have advanced technology. Safe operation of instrument is essential to protect the patient's life. इसका मतलब अभी मेडिकल फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती रहती है, जैसे कि न्यू मशीन्स आती है, तो इससे क्या होता है, तो नर्सेस का नॉलेज भी इम्प्रूव होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी न्यू मशीन्स या फिर कोई भी न्यू टेक्निक्स आती है तो उन्हें हैंडल करना नर्सेस को आना चाहिए। तो अगर नर्सेस को न्यू टेक्नोलॉजी अगर हैंडल नहीं करती आई तो इससे क्या होगा, तो पेशेंट को अच्छे से केयर नहीं मिल पाएगी एंड जो भी हमारी केयर देने की जो टेक्निक है वो पुरानी रहेगी। तो एडवांस इन टेक्नोलॉजी मतलब नर्सेस को
जो भी न्यू डेवलपमेंट होगी टेक्नोलॉजी में, तो उसके हिसाब से नॉलेज को डेवलप करना है, एंड नए टेक्नोलॉजी को, नए इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और किस तरह का इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के लाइफ को सेव कर सकता है, तो इसके बारे में नर्सेस को पता होना चाहिए। देन सिक्स्थ इज इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Implementation of autonomy in nursing care is more at risk with respect to error and liability. Therefore, continuous practice of advanced nursing knowledge skills is required. मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में नर्सेस को कोई भी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है एंड कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन नर्स कब सिचुएशन हैंडल कर सकेंगी, जब उसे उस चीज़ का नॉलेज होगा। तो इसका मतलब कि नर्सेस को हमेशा कुछ ना कुछ नया नॉलेज गेन करना चाहिए, एंड जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उन्हें गेन करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, तो उनकी ऑटोनॉमी बढ़ेगी, मतलब वो खुद से कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकती है, कुछ डिसीजन ले सकती है। Seventh is expanded legal definitions of liability. With the knowledge of advanced nursing skills, nurses are made accountable and they will be held responsible legally if their work has been found to be lacking. मतलब इसके हिसाब से नर्सेस को नई स्किल्स एंड नॉलेज उन्हें गेन करना चाहिए, एंड जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें कंप्लीट करना चाहिए। अगर उनके काम में कुछ भी लैकिंग रहता है, कुछ भी कमी मिलती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है उस नर्स की, एंड उसके खिलाफ माल प्रैक्टिस की लीगल केसेस हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा माल प्रैक्टिस एंड निग्लिजेंस का टॉपिक ख़त्म होता है।